हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तिलक अकेडमी। मैं शुभम पांडे आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के आज हम 20वें लेक्चर पे है। दोस्तों, इस 20वें लेक्चर तक आते आते हमारे जुलाई तक के करंट अफेयर को हम कवर कर चुके हैं। तो अभी जुलाई का करंट अफेयर फिलहाल चल रहा है, पर जुलाई तक का करंट अफेयर कवर हो चुका है। अब बस सिर्फ अक्टूबर का कवर होने की देरी है, जो कि 5 से 6 दिन में कवर हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए और मेहनत करके हमारा साथ देते रहिए। इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बस आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत है। आपको फिर से बताना चाहूँगा, इस स्लाइड्स को तैयार करने के लिए, इसका कंटेंट तैयार करने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है अगर आप लाइक कर जाते हैं। तो बस यही उम्मीद के साथ शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप में से जो नए लोग हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे रिसर्च सर द्वारा इंग्लिश के नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा और आपको नोट्स के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों, ये बताना चाहूँगा, ये बात कब की है? ये बात जुलाई की है, यानी जब लॉकडाउन चालू था तब लॉकडाउन के तहत लोगों को खाना पहुंचाने के लिए दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की थी। दोस्तों, इस योजना के तहत अगले 6 से 7 महीने का जो राशन है उसकी होम डिलीवरी की जानी थी। और इस योजना की खास बात यह है कि इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ दिया गया था, जिससे लोगों को राशन लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये शुरुआत किसने की थी? दिल्ली की सरकार ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अब आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के उपराज्यपाल, उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन भारत में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी एसएपी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुलमीत बावा को एसएपी ने, यानी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया है। तो कौन है? इनका नाम कुलमीत बावा है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। अब थोड़ा सा एसएपी के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, एसएपी की जो सीईओ है उनका नाम क्या है? क्रिश्चियन क्लेन। और उनके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाइना, जर्मनी के अंदर। तो ये विदेशी कंपनी है। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, मेरा दोस्त लिखना भूल गए थे तो मैं इसको लिख देता हूँ, 1972 के अंदर हुई थी। तो याद रखिएगा इनकी स्थापना दिवस को भी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, करूर जो वैश्य बैंक है उन्होंने उनके जो निदेशक मंडल है उन्होंने रमेश बाबू को अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, इन्हें इसके साथ अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। तो दोनों पदभार याद रखिएगा। इन्हें कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, इसके अतिरिक्त इन्हें अतिरिक्त निदेशक के पद पर भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, रमेश बाबू जो थे इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये बात भी उनके बारे में याद रखिएगा। चलिए, डीआरडीओ ने हाल ही में एलएसी पर निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन तैयार किया है, जिसका नाम क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं हम, उन्होंने एक ड्रोन तैयार किया जिसका नाम क्या है? भारत। इस भारत नाम के ड्रोन को पूर्णतः स्वदेश में विकसित किया है, मतलब अपने पूर्णतः भारत ने ही विकसित किया है। और इस ड्रोन की जो कार्य हो, मतलब इसका कार्य कहाँ लिया जाएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इस ड्रोन का उपयोग पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे एलएसी बोलते हैं, उसकी में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमारे भारत में विकसित हुआ है पूर्णतः। ये रहा वो ड्रोन। और कुछ खास बातें और कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारे डीआरडीओ और उनके रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, वो बता देता हूँ। जैसे भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अलावा भारतीय जो सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये याद रखिएगा, ये अभी अभी फिलहाल बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958, यानी ये 1958 में। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने कवर कर दिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, छोटी सी चीज़ और रह गई थी। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये भी याद रखिएगा, मेरी तरह आप भूलिएगा मत प्लीज़, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत
ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की थी, माधव बाबू पेंशन योजना, गरीब लोगों को पेंशन देने के लिए। तो उसमें अब उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय को भी जोड़ दिया है। इस योजना के तहत करीबन 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपए तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस सरकार ने किया है, ये उड़ीसा की सरकार ने किया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो सुमित देव है, इनका नाम क्या है, सुमित देव, इन्हें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएमडीसी। तो आपको अगर शॉर्ट में पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्या नाम है, एनएमडीसी बोलते हैं। इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले जो मतलब अभी जो इस पद को ग्रहण करने से पहले वो अतिरिक्त निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो याद रखिएगा, इससे पहले अतिरिक्त निदेशक थे, अब इन्हें प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने समय तक का रहेगा? इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा, 2020 से 2023 तक का। तो ये भी याद रखिएगा इनका कार्यकाल कितना है। ठीक है, ये हो गई हमारी किसकी बात, सुमित दवे की। अब थोड़ा सा एनएमडीसी के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जो एनएमडीसी है, ये भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है, मतलब जो लोहे की जो बनाता है उसकी एक इकाई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम है प्रकाश चंद्र कांडपाल, यानी पीसी कांडपाल शॉर्ट में बोलते हैं इन्हें। इनको गैर जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, पीसी कांडपाल। ये है हमारे पीसी कांडपाल जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक से एक पहल शुरुआत की? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो उत्तराखंड राज्य सरकार है उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल शुरुआत की है। दोस्तों इसके तहत राज्य में उत्पन्न होने वाली जितनी भी जो कूड़ा करकट होता है, जिसे अपशिष्ट बोलते हैं, उससे बिजली का निर्माण किया जाएगा, उससे बिजली को बनाया जाएगा, जिससे इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो वेस्ट है वो कम होगा, उसके साथ ही साथ जो बिजली का उत्पादन है उस पर राज्य दूसरे जगह पर निर्भर नहीं रहेगा और उसमें उस चीज़ का भी फायदा होगा। उसमें बताया वहाँ के जो बिजली विभाग उन्होंने बताया, उससे करीबन जो वहाँ पर कचरा आता है उससे करीबन 900 टन बिजली, 900 टन जो कचरा आता है उससे करीबन 5 मेगावाट तक बिजली बनाई सकती है। तो याद रखिएगा करीबन 900 टन आता है कचरा और उससे कितनी बिजली बन रही है, 5 मेगावाट तक की बिजली बनाई जा सकती है। तो ऐसा करने वाली कौन सी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बात भी याद रखना है आपको, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उनके जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में श्रमिकों की मदद के लिए कौन सा ऐप शुरू किया? तो दोस्तों आपको जैसा ही पता है कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो लोगों की मदद, श्रमिकों की मदद करने के लिए जो लोग पलायन कर रहे थे, जो लोग आ रहे थे दूसरे शहर से अपने शहर तक, तो उन लोगों की सबसे मदद के लिए जो सबसे आगे आए थे वो सोनू सूद ही थे। तो उन लोगों ने उनके घर तक जाने की व्यवस्था की थी। इसके अलावा उन्होंने जो लोगों का रोजगार छूट गया था उसके लिए भी काफ़ी व्यवस्था की थी। तो उन्होंने उनके लिए एक ऐप बनवाया था जिसका नाम क्या था, प्रवासी रोजगार ऐप। इस ऐप के तहत, इस ऐप में था क्या दोस्तों, इस ऐप में 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के नौकरी के अवसर थे। मतलब यानी आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल और ई कॉमर्स जैसी जितनी भी की जो कंपनियां, उनके रोजगार के जितने भी मौके थे वो इधर दिए गए थे। इसके अलावा ये शिक्षित करने का भी कार्य करता था। मतलब आपको प्रशिक्षण लेना है तो वो भी आप इस ऐप से के थ्रू ले सकते थे। यानी जैसे आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, जिस किसी उसमें ज़रूरत होती है कंपनी में, तो आप उस ऐप के थ्रू सीख सकते। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था किसका, सोनू सूद का। तो याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम क्या है, साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी सीसीआई के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो आप फिर से बता देता हूँ, युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका जो पद रहेगा, मतलब कब तक कार्यरत रहेंगे, 2020 से, इनका भी 3 साल का ही रहता है कार्यकाल, 2020 से 2023 तक रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अभी ये किस पद पर कार्यरत थे दोस्तों, ये जो सेठ जी हैं
वो वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क के उपायुक्त के पद पर है। किसके? मुंबई सीमा शुल्क के उपायुक्त के पद पर है। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है? साहिल सेठ। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ब्रिक्स के देशों का नाम लिख के बताना है, वो आप सामने देख सकते हैं, आंसर भी आपके सामने है, बस आपको लिखकर बताना है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके पीछे काफी प्रश्न छुपे हुए हैं जो आ सकते हैं, तो हम उसके वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। तो पहले तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 23 जुलाई। अब थोड़ी सी जो बातें हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला प्रसारण हमारी किस कंपनी ने किया था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने शुरुआत किया था, और वो भी बॉम्बे स्टेशन से। इसके बाद सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया था और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। क्या नाम रख दिया था? भारतीय राज्य प्रसारण सेवा, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बोलेंगे। तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद इसको शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। उसके बाद 1932 में इसे पूर्णतः सरकारी नियुक्त कर दिया गया, मतलब पूर्णतः सरकारी बना दिया गया। ठीक है। और इसके बाद 8 जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो में इसको तब्दील कर दिया गया। तो याद रखिएगा इसके अलग अलग 3 नाम हैं, तो वो भी जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग था, उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ, दोस्तों मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के नए सीईओ और निदेशक बने? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, इसको जो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमफिन। तो आपको शॉर्ट में भी बताता जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि आपको शॉर्ट में लिख दिया और आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी है, तो क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसलिए हम आपको बता रहा हूँ उसका शॉर्ट में क्या नाम है? एमफिन। इन्होंने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? आलोक मिश्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम। अच्छा, और इन्होंने किसके पद पर आ रहे हैं, मतलब इससे पहले कौन था इस पद पर? इस पद पर हर्ष श्रीवास्तव थे, जिसकी जगह पर ये आ रहे, वो रिटायर हो रहे हैं और ये आलोक मिश्रा जी आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है अपने आलोक मिश्रा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, छोटी चीज़ें मैं भी भूल जाता क्योंकि छोटी चीज़ें पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप मत भूलिएगा। एमफिन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा के अंदर, है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, जो पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता होगा। इसके तहत जो खाता होगा उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ऑनलाइन ही होगा। तो किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये भी याद रखिएगा, ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है अपने भारत का। ठीक है, चलिए। अच्छा, बढ़ चलने से पहले छोटी छोटी चीज़ रह गई उसको डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? बड़ौदा, गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ का नाम क्या है? संजीव चड्डा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैग लाइन है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक है। तो दोस्तों जो लोग ये बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ये बस सोचिएगा कि सिर्फ मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयार करा रहा हूँ, मैं ये तैयार करा रहा हूँ आपके जितने भी बैंक के जो एनटीपीसी में जो पेपर आएंगे उन सब की तैयारी के लिए मैं सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो बस आप मेहनत करते जाइए और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में भारत की जो उच्चायुक्त है रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनका नाम क्या है? रीवा गांगुली दास। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है रीवा गांगुली दास। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बने? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, इनका नाम क्या है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इनको इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसे आईओबी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आईओबी। इनका नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे कर्णम शेखर का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आईओबी के बारे में बात बता देता हूँ। जो आईओबी है वो स्थापित कब हुआ था? 10 फरवरी 1937 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा की थी? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये दोस्तों ये बताना चाहूँगा, इन्होंने 2006 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, कितने 89, उसके अलावा 58 T20 खेले गए। तो कौन गए? श्रीलंका में। तो याद रखिएगा, श्रीलंका की खिलाड़ी हुआ करती थी, बॉलर थी। ये है हमारी श्रीपली वीराकोडी जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा को 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की भी मेजबानी की थी। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी भी यही करेंगे, यानी हरियाणा करेगा। तो याद रखिएगा, ये घोषणा किन्होंने की थी? वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है, किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। और अच्छा, ये आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर किया जाएगा, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। ये हरियाणा के राज्यपाल क्या हैं? सत्यदेव नारायण। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूरे भारत में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सूरवीरों के साहस, पराक्रम और उनके बलिदान को याद किया जाता है। और आपको ये बात याद रखनी है, इस वर्ष जो कारगिल युद्ध है उसकी 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो कौन सी वर्षगांठ है? 21वीं वर्षगांठ है। तो याद रखिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, इसके दौरान लगभग 490 कितने 490 भारतीय सेना के अधिकारी, सैनिक और जवान शहीद हुए थे। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे इतने सेना के जवानों को शहीद होना पड़ा था अपने देश को बचाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय मूल की नर्स इनका नाम क्या है? कला नारायण स्वामी। इनका नाम थोड़ा सा बड़ा है। कला नारायण स्वामी जी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लोगों की मदद की थी, उसके लिए उन्हें नर्सों को दिए जाने वाले, उसमें वहाँ पे एक पुरस्कार दिया जाता है नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये है हमारी कला नारायण स्वामी, ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्था ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वैली बैंड नामक डिवाइस विकसित किए? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कोझीकोड में एक स्थित इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IK। तो कोझीकोड मतलब के से कोझीकोड, IIM कोझीकोड ने कलाई पर पहने जाने वाले हेली बैंड, यानी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? वैली बैंड को विकसित किया है। दोस्तों यह बैंड की एक खासियत है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी से नज़दीक आने पर आपको अलार्म के जरिए अलर्ट कर देगा, आपको बता देगा कि आपको कोई पास आ रहा है, जिससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने में आसानी होगी। अच्छा, ये डिवाइस विकसित करने से पहले दूसरे देश में ये डिवाइस विकसित की गई थी, ठीक है। तो आपको मुझे उस देश का नाम बताना है और उस जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी बताना है। बहुत आसान था, उसका इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना। मैंने आपको मार्च के समय एक करंट अफेयर कराए थे तब बताया था, तो यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। ये वो बैंड है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अच्छा, IIMK के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? A विलियन। और उनके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोझीकोड, केरल के अंदर। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां यानी 82वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, 27 जुलाई 1939 में, कब? 27 जुलाई 1939 में जो CRPF की स्थापना की गई थी। और किस नाम से शुरू में इसकी स्थापना की थी, किस नाम से की थी? उस समय उसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। उसके बाद 28 दिसंबर 1949 में इसका नाम बदलकर CRPF के रूप में रख दिया गया था। तो ये दोनों डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, CRPF के
जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है? AP माहेश्वरी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 28 जुलाई 2020 को, कब, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, 28 जुलाई को दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रोजगार बाजार पोर्टल शुरुआत किया था। दोस्तों इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले एक मंच पर आ पाए, एक मंच पर मिल सके। तो किसने किया है? दिल्ली की सरकार ने किया, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आपको बता ही चुका हूँ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन हेपेटाइटिस रोग के बारे में यह दिवस हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस के लिए इस तारीख का चयन क्यों किया गया, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। इस तारीख का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक, क्या नाम है इनका? डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग, आप तो बारुक के नाम से याद रखिएगा। तो बारुक का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की थी, इस वायरस की खोज की थी और इस वायरस के लिए परीक्षण एवं टीका भी विकसित किया था। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मेरे क्वेश्चन को आंसर करने का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब है आपकी बारी। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। ठीक है, तो कल मैंने प्रश्न नहीं दिया था तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आज आपको प्रश्न दे रहा हूँ। तो ये रहा आज का आपका प्रश्न, तो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मेरा लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज के लेक्चर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा आपको इसके यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके साथ आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज मैंने अपने जो एडिटर हैं जो ये स्लाइड तैयार करते हैं उनका नाम पीयूष है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है कि हम जिस तरीके से आपको स्लाइड्स बना के दिखाते हैं, तो अगर आपको ये जो नया तरीका पसंद आया है, ये तैयार किया हमारे पीयूष जी ने, तो आपसे बस एक अनुरोध है, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू पीयूष कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस आपसे आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। जय हिंद, तब तक मज़े कीजिए। ठीक है।